इस कहानी की शुरुआत में हमें 1987 का सीन दिखाया जाता है, जिस समय हैंक पिम और उनकी वाइफ जेनेट एंटमैन थे। वो आज एक सोवियत मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए मिशन पर निकलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो मिसाइल अमेरिका के शहर से टकरा गई तो लाखों लोगों की जान चली जाएगी। लेकिन जैसे ही वो अपने घर से निकलते, उनकी बेटी होप जाग जाती है, जो जेनेट से कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि होप नहीं जानती थी कि वो एंटमैन है, इसीलिए उनके साथ चलने की जिद करती है। तो जेनेट उसे समझाती है कि हम बिजनेस के किसी काम से जा रहे हैं और ये सफर बहुत ही बोरिंग होगा। तो होप भी उनकी बात मान लेती है। अब जेनेट यानी वास्प और हैंक पिम जब सोवियत बेस पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि मिसाइल लॉन्च हो चुकी है, इसीलिए वो मिसाइल पर चढ़ जाते हैं और उसे डीएक्टिवेट करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बाहरी परत मजबूत होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। हैंक जानते थे कि मिसाइल को सिर्फ अंदर जाकर ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता था, इसीलिए अब उनके पास सिर्फ एक ही तरीका था कि खुद की साइज को एटम से भी छोटा करके अंदर दाखिल होना। लेकिन ऐसा करने पर वो क्वांटम फील्ड से बाहर नहीं आ पाएंगे। मगर हैंक लाखों लोगों को बचाने के लिए अपने रेगुलेटर से खुद को छोटा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका रेगुलेटर खराब हो चुका था, इसीलिए जेनेट ने खुद को छोटा कर लिया और मिसाइल के अंदर जाकर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर वो खुद क्वांटम फील्ड में हमेशा के लिए फंस गई। अब हमें पता चलता है कि कहानी हैंक अपनी बेटी होप को सुना रहे होते हैं। वो होप को बताते हैं कि जब स्कॉट अपनी बेटी को बचाने के लिए क्वांटम फील्ड में गया तो वापस लौट आया, इसीलिए मुझे लगने लगा कि जेनेट अभी भी क्वांटम फील्ड में जिंदा है और कहीं न कहीं क्वांटम फील्ड में फंसी है, इसीलिए मैंने पुराने क्वांटम टनल के आइडिया को बाहर निकाला। होप इससे खुश होती है कि वो अपनी माँ को वापस ला सकती है। फिर अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हॉलीडे पर स्कॉट अपनी बेटी केसी के साथ घर पर खेल रहा होता है। खेलते खेलते जब वो नीचे स्लाइड करते हुए आते हैं तो स्कॉट का पैर घर से बाहर निकल जाता है, जिससे वहाँ एक बी बचने लगता है और एफबीआई एजेंट जिमी वू अपने साथियों के साथ वहाँ जाता है, क्योंकि लगभग 2 साल पहले जब एवेंजर्स में सुकोविया समझौते की वजह से लड़ाई हुई थी तो स्कॉट ने कैप्टन अमेरिका का साथ दिया था और कैप्टन ने सुकोविया के नियम नहीं माने थे, इसीलिए स्कॉट को भी कैप्टन का साथ देने के लिए 2 साल तक घर में कैद कर दिया था। स्कॉट जिमी से कहता है कि मेरी सजा पूरी होने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं, इसीलिए मैं भागने की कोशिश क्यों करूंगा। जिमी उसे कहता है कि अलार्म बजा, इसीलिए हमारा काम है कि हम तुम्हारे घर की तलाशी लें। स्कॉट उसे बताता है कि मैं सिर्फ अपनी बेटी के साथ खेल रहा था, जिससे मेरा पैर बाहर निकल गया। तो जिमी भी उसकी बात समझ जाता है और घर की तलाशी लेने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ जिम और मैगी भी केसी को लेने आ जाते हैं। वो स्कॉट से कहते हैं कि तुम्हारी सजा पूरी होने के बाद हम बाहर घूमने और खाना खाने चलेंगे। फिर वो सभी साथ में हक करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब स्कॉट वापस से दिन गुजारने के लिए टाइम पास करने लगता है, जिसमें वो गेम खेलता है, मैजिक ट्रिक से पत्ते बदलना सीखता है। फिर वो थोड़ी देर गाना और बुक पढ़ता है और अब वो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए नहाने लग जाता है। मगर तभी उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिसमें वो खुद को क्वांटम फील्ड में पाता है। वहाँ उसे जेनेट नजर आती है, जिससे उसे जेनेट की यादें दिखाई देती है जब वो अपनी बेटी के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी। मगर जब स्कॉट खुद को जेनेट के रूप में देखता है तो घबरा जाता है और उसकी आँख खुल जाती है। फिर स्कॉट एक सीक्रेट मोबाइल से हैंक को एक वॉइस मैसेज में ये सारी बातें बताता है कि मुझे सपने में आपकी वाइफ दिखाई दी, मगर उसे लगता है कि सब उसका वहम था, इसीलिए वो वापस से टीवी देखते हुए खाना खाने लग जाता है। मगर तभी वो एक मक्खी की वजह से बेहोश हो जाता है। स्कॉट की जब आँख खुलती है तो खुद को होप की कार में पाता है और वो साइज में बहुत छोटे थे, जिससे वो बहुत घबरा जाता है। स्कॉट उसे कहता है कि मैं नजरबंद हूँ और अगर एफबीआई वाले घर आ गए तो मुझे 20 साल की सजा हो जाएगी। होप उसे बताती है कि तुम्हारे चौकीदार समझते हैं कि तुम घर पर ही हो, क्योंकि हमने तुम्हारे पैर का एंकल मॉनिटर एक चीटी में फिट कर दिया है, जिसने तुम्हारा पूरा रूटीन कॉपी कर लिया है और वो बिल्कुल वही करेगी जो तुम दिन भर करते थे। स्कॉट होप से सॉरी कहता है, क्योंकि जर्मनी में कैप्टन अमेरिका का साथ देने की वजह से जब उसे पकड़ा गया था तो एफबीआई को पता चल गया था कि होप और हैंक पिम ने ही वो एंटमैन सूट बनाया है, जिस वजह से होप और हैंक पर भी अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था, जिससे होप और हैंक छिपते फिर रहे थे। होप उसे कहती है कि हमें तुम्हारे सॉरी से कोई मतलब नहीं है, हम बस ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे सपने में तुमने जो देखा वो क्या था। फिर होप उसे अपनी सीक्रेट लैब में लेकर जाती है, जहाँ हैंक और बाकी सभी चीटियाँ क्वांटम टनल बनाने के काम में लगी हुई थी। स्कॉट हैंक से मिलता है, जो भी उससे गुस्सा थे, क्योंकि स्कॉट ने पकड़े जाने पर हैंक का एनमेंट सूट भी नष्ट कर दिया था। होप
होप स्कॉट को बताती है कि जब तुम घर पर आराम कर रहे थे तब हमने ये क्वांटम टनल बनाई जो क्वांटम फील्ड तक जाती है। इससे हम मेरी माँ को वापस ला सकते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो अभी भी जिंदा है और क्वांटम फील्ड में कहीं फंसी हुई है। बस हमें मेरी माँ की सही लोकेशन पता करनी है, उसके बाद हम उन्हें वापस ला पाएंगे। हैंक भी स्कॉट को बताते हैं कि कल रात हमने पहली बार इस सुरंग को चलाया मगर लोड ज्यादा होने की वजह से ये ओवरलोड होकर बंद हो गई, लेकिन एक सेकंड से भी कम के लिए क्वांटम फील्ड का दरवाजा खुला जरूर था। फिर 5 मिनट बाद ही तुम्हें वो सपना आया क्योंकि मुझे लगता है तुम दोनों के दिमाग में जो पोषणम मॉलिक्यूल है वो आपस में जुड़ गए होंगे जिससे तुम दोनों की यादें एक दूसरे में फंस गई और तुम्हें वो विजन्स आए। होप उसे बताती है कि जरूर माँ ने तुम्हारे दिमाग में कोई मैसेज या लोकेशन छोड़ी है, लेकिन स्कॉट को ये सभी बातें बेतुकी लगती है इसीलिए उसे कहता है कि ये सब पागलपन है क्योंकि मुझे सपने में बस यही दिखा कि जेनेट किसी लड़की के साथ लुका छिपी खेल रही थी। इससे हैंक और होप हैरान होते हैं। होप स्कॉट से पूछती है कि वो छोटी लड़की जिसे तुमने सपने में देखा वो कहाँ छिप रही थी, तो स्कॉट उसे बताता है कि वो एक लाल रंग के कबर्ड में छिपी हुई थी जिस पर घोड़े बने हुए थे। तो होप इससे खुश होती है क्योंकि वो छोटी लड़की और कोई नहीं बल्कि वो खुद थी और बचपन में वो हमेशा उसी अलमारी में छिपा करती थी। हैंक भी खुश होते हैं। होप अपने डेड से कहती है कि हमें क्वांटम टनल को ठीक से एक्टिवेट करने के लिए एक पुर्जे की जरूरत है जिससे हम स्कॉट के दिमाग से मॉम की लोकेशन हासिल कर पाएंगे। और वो सनी बर्च नाम के डीलर से वो पुर्जा हासिल करने के लिए निकलने लगते हैं मगर उससे पहले हैंक अपनी कार चेंज करते हैं और अपनी पूरी लैब को भी बहुत छोटा करके कार में डाल लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हमें वहाँ एक इनविजिबल आदमी दिखाई देता है जो हैंक पर नजर रख रहा था। वहीं होप सनी के पास पुर्जा लेने जाती है। सनी ब्लैक मार्केट डीलर था। होप सनी को पैसे दे देती है और उसके बदले वो उससे वो पुर्जा मांगती है मगर सनी को पता चल गया था कि होप इन पुर्जों की मदद से क्वांटम टेक्नोलॉजी बना रही है, इसीलिए उसे कहता है कि आने वाला जमाना क्वांटम एनर्जी का है, इसीलिए मैंने तुम्हारी लैब के लिए खरीदार ढूंढ लिए हैं जो उस लैब के लिए 700 करोड़ देने को तैयार होंगे। होप उसे कहती है कि थैंक्स, पर मेरे और मेरे डेट के लिए पैसे से भी बढ़कर कुछ और है, इसीलिए मैं पुर्जा लेकर जा रही हूँ। मगर सनी उसे कहता है कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है और वो उसे ना तो पुर्जा देता है और ना ही पैसे। तो होप वहाँ से चली जाती है और अपना वास्प सूट पहनकर वहाँ आ जाती है और एक एक करके सनी के साथियों को मारने लगती है। ये देखकर सनी अपने साथी को वो पुर्जा देकर वहाँ से भगा देता है मगर होप उसके सभी साथियों पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देती है और वो पुर्जा हासिल करके वहाँ से निकलने लगती है। मगर तभी वो इनविजिबल आदमी वहाँ आ जाता है जिसे गोश्त कहा जाता है क्योंकि वो कहीं भी कभी भी गायब हो जाता था। वो होप पर हमला कर देता है। हैंक और स्कॉट भी बाहर से ये सब देख रहे होते हैं, इसीलिए स्कॉट होप की मदद करने जाने लगता है। तो हैंक उसे अपना बनाया हुआ नया एंटमैन सूट देते हुए कहते हैं कि इसमें अभी थोड़ा सा काम बाकी है। वहीं वो गोश्त और होप लड़ रहे होते हैं मगर वो गोश्त होप पर भारी पड़ रही थी। तभी स्कॉट भी वहाँ जाता है और उसे पंच मारकर वहाँ गिरा देता है, लेकिन वो गोश्त वहाँ से वो पुर्जा लेकर भाग जाती है। होप और स्कॉट को वो कहीं नजर नहीं आती क्योंकि वो हैंक के पास चली गई थी और वो हैंक को मारने की धमकी देकर लेब लेकर चली जाती है। होप और स्कॉट जब बाहर आते हैं तो हैंक उन्हें बताते हैं कि वो गोश्त लेब लेकर चली गई। इससे उन्हें गुस्सा आता है और वहाँ से निकल जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो गोश्त कौन थी। अब वो लुइस के ऑफिस में आ जाते हैं क्योंकि उनके पास छिपने की कोई और सेफ जगह नहीं थी। लुइस और उसके दोस्तों ने मिलकर एक्सकॉन नाम की एक सिक्योरिटी कंपनी खोल ली थी। लुइस हैंक को देखकर खुश होता है और उनसे पूछता है कि आपकी लैब चोरी हुई तो क्या आपने उसमें ट्रैकर नहीं लगाया। हैंक उन्हें बताते हैं कि मैंने उसमें ट्रैकर लगाया था, लेकिन जिसने भी लैब चुराई वो पूरा होमवर्क करके आया था। होप अपने डेट से कहती है कि लैब से रेडिएशन सिग्नल निकलते हैं, इसीलिए क्या हम क्वांटम स्पेक्ट्रोमीटर से उसे ढूंढ सकते हैं। हैंक बताते हैं कि हम इससे लैब को तो ढूंढ सकते हैं पर मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है क्योंकि सारे इक्विपमेंट लैब में चले गए। मगर मैं एक बंदे को जानता हूँ, बिल फॉस्टर, जिसके पास ये इक्विपमेंट मिल सकते हैं, मगर मेरा और उसका 36 का आंकड़ा है। स्कॉट उनसे पूछता है कि ये बिल फॉस्टर कौन है तो होप उसे बताती है कि बिल हैंक के पुराने साथी हैं जब ये शील्ड में काम करते थे। होप अपने डेट से कहती है कि हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें बिल से मदद लेनी होगी। इसीलिए वो तीनों भेष बदल कर यूनिवर्सिटी में बिल के पास आ जाते हैं। होप उन्हें पूरी बात बताती है और कहती है कि हमारी मदद कीजिए। तो बिल उन्हें बताते हैं कि तुम्हें जो इक्विपमेंट चाहिए वो मेरे पास नहीं है। तभी हैंक और बिल वापस से झगड़ने लगते हैं। तभी स्कॉट देखता है कि FBI उन्हें ढूंढते हुए वहाँ आ
रही है, इसीलिए वहाँ से निकलने लगते हैं। तो बिल उन्हें बताते हैं कि अगर तुम लैब के ट्रैकर को ऑन करना चाहते हो तो तुम्हें किसी एक रेगुलेटर पर सारे डिफ्रेक्शन यूनिट को एडजस्ट करना होगा। होप उन्हें थैंक्स कहती है और वहाँ से निकल जाते हैं। हैंक को बहुत गुस्सा आता है कि उन्होंने बिल के पास जाकर गलती की क्योंकि उसने एक भी सही आइडिया नहीं दिया। तो होप उसे कहती है कि डिफ्लेक्टर के बारे में उनका आइडिया सही हो सकता है। तो हैंक उसे बताते हैं कि मैंने नए सूट में डिफ्लेक्टर नहीं लगाए, इसीलिए हमारे पास लैब को ट्रैक करने के लिए कोई डिफ्लेक्टर नहीं है। तो हैंक उन्हें सच बताता है कि मैंने आपका पुराना एंटमैन सूट नष्ट नहीं किया था, बल्कि उसे लुइस को कुरियर कर दिया था। इससे वो खुश होती है। स्कॉट लुइस को कॉल लगाता है और उससे अपनी ट्रॉफी के बारे में पूछता है जिसके अंदर उसने सूट को छोटा करके छिपाया था, लेकिन वो ट्रॉफी वहाँ नहीं होती। तो स्कॉट समझ जाता है कि कैसी उसे अपने साथ स्कूल ले गई होगी, इसीलिए स्कॉट और होप स्कूल जाते हैं। मगर स्कॉट के नए सूट में प्रॉब्लम होने की वजह से उसका साइज बड़ा होकर वो नीचे गिर जाता है। तभी स्कूल में लंच हो जाता है, जिस वजह से स्कॉट एक कमरे में आ जाता है। तभी उसका साइज बढ़ने की वजह से वो बड़ा हो जाता है। होप उसकी मदद करने के लिए रेगुलेटर को ठीक कर देती है, जिससे स्कॉट वापस से नॉर्मल हो जाता है। मगर वापस से गड़बड़ी होने की वजह से वो बोने की तरह छोटा हो जाता है। स्कॉट को कोई रास्ता नजर नहीं आता, इसीलिए वो वहाँ पड़ी एक बच्चे की हुडी पहन लेता है और वो दोनों केसी की क्लास में आ जाते हैं, जहाँ लंच होने की वजह से कोई नहीं था। स्कॉट केसी के बैग से वो ट्रॉफी निकाल कर उसमें से वो एंटमैन सूट निकाल लेता है, जिसे उसने छोटा करके टेप से उसमें चिपकाया हुआ था। फिर वो दोनों जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो पुराने सूट से निकाले डिफ्लेक्टर को जब ऑन करते हैं तो उन्हें लैब से सिग्नल मिल जाते हैं। वहीं हम उस गोश्त को देखते हैं जो एवा स्टार नाम की एक लड़की होती है, जिसके पास क्वांटम म्यूटेशन और इंटेंजिबिलिटी जैसी पावर थी। वो लैब को अपने घर पर रख देती है, मगर उसे अपनी पावर की वजह से बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए क्वांटम चेम्बर में आराम करने चली जाती है। अब स्कॉट, होप और हैंक के साथ गोश्त के घर के बाहर पहुंच चुके थे। स्कॉट और होप जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि गोश्त वहाँ सोई हुई थी और उन्हें वहाँ लैब नजर आ जाती है, इसीलिए उसे लेने लगते हैं। मगर इससे पहले ही एवा उन दोनों पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देती है। स्कॉट की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो हैंक और होप के साथ चेयर से बंधा हुआ है। तभी गोश्त उसके सामने आ जाती है और वो स्कॉट को अपना नाम बताती है। स्कॉट उससे पूछता है कि क्या तुम्हें दीवारों के आर पार जाने के लिए सूट की जरूरत नहीं पड़ती। तो एवा उसे बताती है कि सूट सिर्फ मेरी पावर को कंट्रोल करता है और शायद मेरे दर्द को भी, क्योंकि इस पावर से मुझे बहुत दर्द होता है। अब वो होप और हैंक को भी होश में ले आती है। होप एवा से पूछती है कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी वहाँ बिल भी आ जाता है, जिससे हैंक को गुस्सा आता है कि वो भी एवा के साथ मिला हुआ है। एवा हैंक से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है और उन्हें पूरी बात बताती है कि सालों पहले जब मेरे डेड अलायंस स्टार हैंक के साथ क्वांटम प्रोजेक्ट पर साथ में काम करते थे, मगर जब उन्होंने हैंक से ज्यादा सोचने की जरूरत की तो इन्होंने मेरे डेड को बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। लेकिन मेरे डेड ने रिसर्च जारी रखी। उन्होंने बहुत बड़े जोखिम उठाए। एक दिन जब उन्होंने क्वांटम टनल को चालू किया और हमारी जान पर बन आई तो मेरे डेड ने मेरी माँ और मुझे वहाँ से भेज दिया। लेकिन तभी वो क्वांटम टेक्नोलॉजी विस्फोट हो गई, जिससे मेरे डेड दूर गिर गए। यह देखकर मैं अपने डेड की तरफ दौड़ी, लेकिन इससे क्वांटम एनर्जी से मेरा पूरा परिवार चपेट में आ गया। मेरी जब आँख खुली तो मेरे मॉम डैड मर चुके थे, पर बदकिस्मती से मैं जिंदा बच गई और मुझे इंटेंगिबिलिटी की पावर मिली। मगर ये पावर मेरे लिए अभिशाप बन गई, क्योंकि इससे मुझे इतना दर्द होता है जैसे मेरी एक एक नस फट रही हो और वापस से सिल रही हो। बिल भी उन्हें बताता है कि उन दिनों में शील्ड में ही था जब मुझे एवा के बारे में पता चला, इसीलिए मैं उसके पास गया ताकि मैं उसे ठीक कर सकूं। मगर शील्ड ने इसका फायदा उठाया और वो एवा को एक हथियार की तरह यूज करना चाहते थे। एवा उन्हें बताती है कि शील्ड ने मुझ पर कई टेस्ट किए, मेरे लिए एक सूट बनाया ताकि वो मेरी फेसिंग पावर को कंट्रोल कर सके। उन्होंने मुझे हथियार दिए और मैंने उनके कई मिशन पूरे किए, मर्डर किए, और इन सब के बदले उन्होंने वादा किया कि वो मेरा इलाज कराएंगे, लेकिन ये झूठ था। बिल बताता है कि शील्ड जैसे ही बंद हुआ तो मैं एवा को अपने साथ ले आया और उसके लिए क्वांटम चेम्बर बनाया ताकि उसकी हालत सुधर सके, पर उसकी तबीयत और बिगड़ गई। वो हैंक को मार देना चाहती थी, पर मैंने उसे रोका और उसने तुम पर नजर रखी, जिससे उसे पता चला कि तुम क्वांटम टनल बना रहे हो। हैंक बिल को कहते हैं कि मैं एवा की मदद कर सकता हूँ। तो बिल उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि एवा को कैसे बचाना है, और उन्हें बताता है कि पिछले 30 सालों से जेनेट क्वांटम फील्ड में फंसी हुई है और उसके अंदर क्वांटम एनर्जी दाखिल हो रही है, इसीलिए
हम क्वांटम टनल को चालू करके स्कॉट की मदद से उसका पता लगा लेंगे और जेनेट की क्वांटम पावर को उसके अंदर से खींचकर एवा में डाल देंगे, जिससे वो ठीक हो जाएगी। हैंक बिल से कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो, मगर बिल उसकी बात नहीं सुनता और वो वहाँ से अपने प्लान पर काम करने के लिए लैब लेकर जाने लगता है। मगर तभी हैंक हार्ट अटैक आने का नाटक करने लगते हैं, जिससे बिल जब उन्हें दवाई देने लगता है तो उस बॉक्स में से चींटियां निकलती है जो हैंक और उसके साथियों को आजाद कर देती है और वो आसानी से लैब और पुर्जा लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो वापस से क्वांटम टनल को ऑन करने लगते हैं ताकि वो जेनेट को वापस ला सके। तभी स्कॉट को लुइस का कॉल आता है, जिसे स्कॉट से ब्लूप्रिंट चेक करवाने थे, क्योंकि लुइस को एक बहुत बड़ी डील मिली थी। इसीलिए स्कॉट को अपने पास बुलाता है, लेकिन स्कॉट वहाँ से नहीं जा सकता था, इसीलिए वो लुइस को खुद ही वहाँ जंगल में लैब वाली जगह बुला लेता है। लुइस जैसे ही वहाँ से निकलने लगता है तो वहाँ सनी अपने साथियों के साथ आ जाता है, क्योंकि वो क्वांटम टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहता था और उसे पता था कि लुइस स्कॉट का दोस्त होने की वजह से उसकी लोकेशन जानता होगा। मगर लुइस उसे कुछ नहीं बताता तो उसे सच की सुई लगा देता है और उसे धमकाता है, जिससे लुइस उसे बता देता है कि वो जंगल में है। तभी वहाँ ईवा भी विजिबल हो जाती है और अब उसे पता चल गया था कि स्कॉट जंगल में है, इसीलिए वो लैब को वापस हासिल करने के लिए निकल जाती है। सनी भी अपने साथियों के साथ बाहर आता है, लेकिन वो देखता है कि एवा ने उसकी कार का टायर जला दिया है, इसीलिए अब लैब को हासिल करने के लिए अपने एक FBI एजेंट को काम पर लगा देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा प्रमोशन करूंगा, बदले में तुम्हें मुझे लैब देनी होगी। वो उसकी बात मान लेता है और उसे स्कॉट की लोकेशन बता देता है, जिससे वो जिमी वू के साथ उस जगह पर जाने के लिए निकल जाता है। वहीं हैंक और होप क्वांटम टनल को ऑन करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो टनल वापस से बंद हो जाती है। होप को लगता है कि शायद उन्होंने कोड डालने में कोई गलती कर दी, इसीलिए वो कोड को चेक करने लगते हैं। तभी स्कॉट की बॉडी में जेनेट आ जाती है और वो कोड को ठीक करने लगती है। ये देखकर होप और हैंक हैरान होते हैं। जेनेट उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है और अब वो कोड को चालू करके क्वांटम टनल को ऑन कर देती है। इससे वो तीनों खुश होते हैं। फिर जेनेट उन्हें बताती है कि क्वांटम फील्ड में लोकेशन बदलती रहती है, इसीलिए तुम्हें मेरी आवाज का पीछा करना होगा और वो अपनी लोकेशन ट्रेस करके बता देती है और कहती है कि तुम्हें मुझे उसी जगह क्वांटम आकाश के उस पार मिलना होगा और तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। उसके बाद मेरी लोकेशन बदल जाएगी और दोबारा मेरी लोकेशन मिलने में 100 साल भी लग सकते हैं। होप उन्हें कहती है कि हम आपको जरूर ढूंढ लेंगे और वो स्कॉट के दिमाग से चली जाती है। स्कॉट को कुछ याद नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ। अब वो क्वांटम टनल में जाने के लिए एक व्हीकल को तैयार करते हैं। तभी स्कॉट को लुइस का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि एवा और पुलिस को तुम्हारी लोकेशन का पता चल गया है, इसीलिए तुम्हें अपने घर जाना होगा। इससे स्कॉट काफी घबरा जाता है और वो हैंक और होप को इस बारे में बताता है और कहता है कि हमें भागना होगा, क्योंकि गोस्ट और पुलिस जानते हैं कि हम कहाँ हैं। हैंक और होप उस पर गुस्सा होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से घर चले जाओ। तो स्कॉट सूट पहनकर अपने घर की तरफ निकल जाता है और FBI के आने से पहले ही घर पहुँच जाता है। इसीलिए जिमी वो अपने साथियों के साथ स्कॉट को चेक करके वहाँ से निकल जाता है। वहीं हैंक और होप लैब को छोटा करके वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन FBI वहाँ पहुँच चुकी थी, जो उन दोनों को पकड़ लेती है। मगर अब वहाँ एवा भी पहुँच जाती है, जो उस लैब को हासिल करके वहाँ से निकल जाती है। अब हैंक और होप को पूछताछ के लिए जेल में लेकर जाया जाता है। हैंक और होप भागने का प्लान बनाने लगते हैं, क्योंकि उनके पास जेनेट को बचाने के लिए सिर्फ 2 घंटे थे, मगर उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन तभी वहाँ स्कॉट पहुँच जाता है, जो होप को वास्प सूट और हैंक को FBI सूट देता है, जिससे वहाँ से भाग जाते हैं। हैंक स्कॉट को बताते हैं कि अब हमें लैब ढूंढनी होगी और मैंने इस बार उसमें एक खास ट्रैकर लगा दिया था, इसीलिए अब चींटियां उन्हें लैब का रास्ता बताने लगती है, जिससे वो कुछ देर में लैब तक पहुंच जाते हैं। स्कॉट हैंक और होप को अपना प्लान बताता है कि हमें लैब में घुसकर एवा और बिल को बाहर निकालना होगा। तो हैंक उन्हें कहते हैं कि तुम दोनों एवा को बाहर उलझा कर रखना और मैं खुद क्वांटम फील्ड में जाकर जेनेट को बचा कर ले आऊंगा। होप उन्हें ऐसा करने से मना करती है, तो हैंक उसे कहते हैं कि तुम्हारी माँ को मेरा इंतजार है। तो होप उनकी बात मान लेती है। अब लुइस भी वहाँ आ जाता है, क्योंकि स्कॉट ने उसे मदद करने के लिए यहाँ बुला लिया था, इसीलिए वो अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। लैब में बिल और एवा क्वांटम टनल को ऑन करके जेनेट से पावर खींचने की तैयारी करने लग जाते हैं, मगर तभी हैंक अपनी चींटियों की मदद से टनल को ऑन होने से रोक देते हैं। एवा चींटियों का पीछा करते हुए बाहर चली जाती है और हैंक बड़ी चींटियों से बिल को डराकर दूर कर देते हैं और क्वांटम फील्ड में जाने के लिए सूट
पहन लेते हैं। बिल हैंक से कहता है कि मैं सिर्फ एवा को बचाना चाहता था, तो हैंक उससे वादा करते हैं कि बाहर आने पर हम साथ मिलकर उसकी बीमारी का इलाज ढूंढेंगे। तो बिल भी उसकी बात मानकर पीछे हो जाता है। हैंक क्वांटम व्हीकल में बैठकर क्वांटम फील्ड में चले जाते हैं। दूसरी तरफ स्कॉट एवा से लड़ रहा होता है, जिसका फायदा उठाकर होप बिल्डिंग को छोटा कर लेती है और लुइस उसे लैब में डालकर वहाँ से ले जाता है, क्योंकि जेनेट और हैंक को बाहर लाने के लिए लैब को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी था। इसीलिए वो वहाँ से समुद्र किनारे जाने लगते हैं। लेकिन सनी भी वहाँ पहुँच जाता है और वो लैब हासिल करने के लिए होप का पीछा करने लगता है। होप उन्हें चमका देती है और एक एक करके उनकी सारी गाड़ियों को क्रैश करने लगती है, मगर सनी अपने बाइकर्स को उनके पीछे भेजता है तो होप रिंग का यूज करके उन्हें भी रोक देती है। लेकिन अब एवा वहाँ पहुँच चुकी थी, जो वैन में पहुँच जाती है और होप पर हमला करके उसे बाहर फेंक देती है और लैब लेकर भागने लगती है। होप उससे फाइट करती है। स्कॉट भी उसकी मदद करने जाता है, मगर सूट खराब होने की वजह से उसकी साइज बड़ी हो जाती है, जिससे वो मुक्का मारकर एवा का सूट खराब कर देता है। अब सनी होप पर हमला करके लैब हासिल कर लेता है। वहीं स्कॉट अब ट्रक को संभालता है और अब वो बड़ा होने की वजह से ट्रक को स्लाइड करता हुआ समुद्र की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं क्वांटम फील्ड में लगातार जेनेट की लोकेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहीं लुइस देखता है कि लैब का रिमोट वैन में ही रह गया है, जिससे लैब को बड़ा किया जा सकता था। इसीलिए वो उससे रिमोट लेकर समुद्र के पास आने को कहती है। सनी के साथी रिमोट लेने के लिए लुइस के पीछे पड़ जाते हैं, तो होप उसकी मदद करने जाती है और एक एक करके सनी के आदमियों को मार देती है। दूसरी ओर स्कॉट लैब लेने जाता है और सनी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका साइज बड़ा होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता और रेगुलेटर खराब होने की वजह से उसकी साइज छोटी नहीं हो रही थी। सनी बचने के लिए एक शिप में चला जाता है, तो स्कॉट पानी में तैरकर ही सनी के पीछे आने लगता है और वो जैसे शिप के पास आकर पानी से बाहर निकलता है तो सभी लोग डर जाते हैं। सनी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन स्कॉट उससे लैब छीन लेता है। वहीं हम हैंक को देखते हैं, जो उस लोकेशन पर पहुंच चुके थे जहाँ जेनेट मौजूद थी, मगर उन्हें जेनेट कहीं नजर नहीं आती और अब हैंक को पुरानी यादें याद आती है, जिससे दर्द की वजह से उनका सर फटने लगता है। तभी उसके सामने मास्क में एक आदमी आता है, जिससे हैंक डर जाते हैं, लेकिन अपनी पावर से उन्हें शांत करता है और जब वो अपना मास्क हटाती है तो उन्हें पता चलता है कि वो जेनेट है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और वो वापस से व्हीकल में बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं। हैंक जेनेट से पूछते हैं कि तुम्हारे हाथ से जो एनर्जी निकली वो क्या थी, तो जेनेट उन्हें बताती है कि 30 साल पहले जो मैं थी वो अब मैं नहीं रही, इस जगह ने मुझे बदल दिया है। वहीं बाहर स्कॉट काफी बड़ा होने की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं, मगर वो किसी तरह लैब को किनारे रख देता है और खुद बेहोश होकर पानी में डूबने लगता है। अब न्यूज में हर जगह एंटमैन की खबर फैल जाती है। होप स्कॉट को देख लेती है, इसीलिए उसे बचाने जाती है। वहीं एवा लुइस से लैब का रिमोट छीन लेती है और उसे ऑन कर देती है, जिससे वो लैब वहीं बड़ी हो जाती है। होप स्कॉट को छोटा करके उसे बाहर ले आती है। वहीं एवा क्वांटम चेम्बर को ऑन करके उसे क्वांटम टनल से जोड़ लेती है, जिससे वो जेनेट से पावर खींचने लगती है। इसीलिए जेनेट को दर्द होने लगता है, लेकिन तब ये प्रोसेस रुक जाती है, क्योंकि स्कॉट और होप वहाँ पहुँच चुके थे और वो एवा पर हमला करके उसे मारने लगते हैं। अब हैंक और जेनेट भी क्वांटम टनल से वापस बाहर आने लगते हैं और होप भी उनके आगे आने लगती है, लेकिन स्कॉट उसे बचा लेता है। होप अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होती है। तभी एवा भी वापस से खड़ी हो जाती है, तो जेनेट उसके पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारा दर्द मैं समझ सकती हूँ, और वो अपनी कुछ एनर्जी से उसे पूरी तरीके से ठीक कर देती है। इससे एवा बहुत खुश होती है। तभी लुइस वहाँ जाता है और वो उन सभी को बताता है कि पुलिस आ गई है, इसीलिए वो सभी वहाँ से निकलने लगते हैं, मगर उन्हें भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि हर तरफ पुलिस थी। इससे स्कॉट को एक आइडिया आता है और वो शहर में अपने सूट की साइज को बढ़ाकर देता है, जिससे जिमी जब वहाँ पहुँचता है तो बड़ी चालाकी से लैब को छोटा कर लेते हैं और वहाँ से लुइस की वैन में बैठकर निकल जाते हैं। जिमी जल्दी से स्कॉट के घर पर जाता है, लेकिन वो पहले ही वहाँ पहुँच चुका था और अब स्कॉट की सजा पूरी हो चुकी थी, इसीलिए उसके पैर पर लगा डिवाइस हटा देते हैं। अब स्कॉट अपनी बेटी से मिलने जाता है और सब खुश होते हैं। अब लुइस की कंपनी की सेल भी बढ़ चुकी थी, क्योंकि उन्होंने सनी और उसके साथियों को सच की सुई लगाकर पुलिस को पकड़वा दिया था, जिससे हर तरफ उनकी चर्चा हो रही थी। वहीं हम जेनेट और हैंक को देखते हैं, जो बीच पर अपने छोटे से घर को लेकर जाते हैं और उसे बड़ा करके वहीं घर बना लेते हैं। स्कॉट भी केसी और होप के साथ खुद को छोटा करके लैपटॉप में मूवी देख रहा होता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती
जाती है। फिर हमें इसके मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि हैंक, जेनेट और होप ने मिलकर एक छोटी क्वांटम टनल भी बना ली थी और वो एवा को पूरी तरीके से ठीक करना चाहते थे, जिसमें उन्हें क्वांटम फील्ड के कुछ क्वांटम हीलिंग पार्टिकल्स की जरूरत थी। इसीलिए स्कॉट को क्वांटम फील्ड में भेजता है। स्कॉट डिवाइस में क्वांटम हीलिंग पार्टिकल को इकट्ठा कर लेता है, लेकिन जैसे ही उसके बाहर आने की बारी आती है तो थेनोस के स्नेप की वजह से जेनेट, होप और हैंक तीनों धूल बनकर गायब हो जाते हैं, जिससे स्कॉट क्वांटम फील्ड में ही फंस जाता है। फिर हम इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को देखते हैं जहाँ वो जायंट एंट स्कॉट के घर पर ड्रम किट बजा रही होती है, क्योंकि अब उसके घर पर कोई नहीं था और यहीं पर ये मूवी फाइनली एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो का 10 के लाइक हम जल्दी पूरा कर दे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एंटमैन क्वांटम फील्ड से बाहर कैसे आया तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।